और फिर आपके अल्फाज की अदायगी में इशू हो जाता है कि जाहिर साहब हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लीगल एक्शन लेंगे। हाँ, डेफिनेटली मुनासिब अल्फाज जो होते हैं ना कि आपने अल्फाज का चुनाव कैसे करना है। मजे की बात है, मैंने उनको पहले भी कहा था जब हम HEC में बेल में पेश हुए थे, मैंने कहा सर ये आपने 2014 में भी 5 मिनट में खुद ही खत्म कराया था, तो बिकॉज ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट। गुर्बत तो वैसे भी है ना, पर गैरत कौन आपके हाथ से ले रहा है? गुर्बत तो नहीं ठीक होनी। अगर आप डर के बैठ जाएंगे तो उससे आप मालदार थोड़ी हो जाएंगे। आप पूरे पाकिस्तान को तो नहीं खरीद सकते ना। लेकिन हमारी कैचिंग प्रैक्टिस में अनफॉर्चुनेटली जो सिंपल कैचेस हैं वो तो होते हैं, पर जरा मुश्किल कैचेस में हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमारी फील्डिंग में डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट, बहुत बड़ा फ्लॉ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, फुल ऑफ हैपनिंग दिन था आज का, और कुछ लोगों को जिनके अरमानों पर ओस पड़ गई, उनको लगता था पता नहीं आज क्या हो जाएगा। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी तौहीन अदालत की, फर्द जुर्म लगेगी, पता नहीं इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इमरान खान रोस्ट्रम पर आए और हार्डली ये 5 से 6 मिनट की कार्रवाई हुई। और जब वो रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने इजाज़त मांगी बात करने की, समाअत शुरू हुई और उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ भी जो कहा मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था, और अगर आपको लगता है जज साहब कि मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। उनके इस बयान के कुछ ही देर बाद जजेस ने मुशावरत की और फर्द जुर्म फिलहाल आयद करने का फैसला किया और ये कहा कि आप ये जो आपने बयान दिया है, इसको बयान हल्फी एक एफिडेविट की सूरत में आप जमा करवाएं 29 सितंबर को, और 3 अक्टूबर को फिर समाअत होगी इस केस की। तो बड़ा एक क्विक केस रहा, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से लोग शायद मायूस हो गए ये सब कुछ देख के। उनको लग नहीं रहा था, उनको लग रहा पता नहीं क्या हो जाएगा, कितनी हाइप क्रिएट हो जाएगी, पता नहीं किस तरह की कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ अब शुरू होने वाली है। बहुत से लोग हुकूमत के बेंच से बैठे हुए चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो जाएं। अब एक तोशाखाना रेफरेंस है, इलेक्शन कमीशन का वो फैसला महफूज है, शायद अब उनकी उम्मीदें वहाँ हों, लेकिन देखते हैं आगे आने वाला वक्त दिखाता है। लेकिन जो आगे एहतजाज है इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, वो किस रुख पर जाएगा और हुकूमती तैयारियां कैसी हैं, जरा इस पर हम आगे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तर्जियाकार भी हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के सिद्दीक जान। सिद्दीक जान, वेलकम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आज इतनी छोटा सा टाइम था, यानी कि बहुत ही कम ड्यूरेशन था इस समाअत का, ये क्या हुआ? ये बहुत से लोग जो थे उनके अरमानों पे ओस पड़ गई, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे आज क्या हो जाएगा। मैं जब कोर्ट से आया वापस तो मैं वो ट्रांसमिशन यूट्यूब पे लाइव जाके पीछे जाके मैंने देखी जो आप और मुदस्सिर इकबाल सब कर रहे थे। तो उस वक्त जब आप भी बात कर रही थी तो आपको भी हैरानगी हुई कि तो 4 से 5 मिनट बाद ही ड्रॉप सीन हो गया है, क्योंकि जितनी हुकूमत ने हाइप क्रिएट की हुई थी, और आपने दुरुस्त अपने इंट्रो में कहा कि वो तो ये आस लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे, तौक़ुआत लगाए बैठे थे कि यहाँ से जो है इमरान खान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नायल हो जाएंगे और मैदान से बाहर हो जाएंगे, हमें इमरान खान का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज उनकी आसों उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आज जो उनकी तौक़ुआत थी वो पूरी नहीं हुई। और देखें, ये चीज़ नज़र आ रही थी, हम तो मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में भी बोल पर ये बात कहते रहे कि इमरान खान साहब को अदालत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और ये बात चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट ने कहा था कि माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसके कटकट में इजाफा होता है, वो बड़ा होता है। और हमने जब ये पिछली हेयरिंग हुई थी, जब ये अदालत ने कहा था कि हम अगली तारीख पे फर्द जुर्म आयद करेंगे, तो उस दिन भी जो वहाँ से निकलते ही कोर्ट रूम से जो हमने बोल पे ये रिपोर्टिंग की थी वो यही की थी कि अभी तक उनके पास ऑप्शन है, वो माफ़ी मांग के केस ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने बहुत दबाव डाला, मीडिया को इस्तेमाल किया, कुछ टीवी चैनल्स को इश्तेहारात दे के अदालत पर दबाव बढ़ाया कि अदालत कैसे माफ़ करेगी, इमरान खान लाडला है, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और केस, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है, असल वो केस आप देखें, राना शमीम वाला जो केस है, जिसमें राना शमीम यहाँ पे उनके भाई की डेथ हुई है, वो आके अपने भाई का आखिरी दीदार करने की बजाय, उनको कब्र में उतारने की बजाय अमेरिका से यूके जाते हैं, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ के बेटों के दफ्तर में बैठ के एक एफिडेविट लिखते हैं। वो एफिडेविट उसके बाद एक अखबार को दिया जाता है, एक सहाफ़ी को दिया जाता है, वो छाप देते हैं, उसमें उन जज साहब का नाम होता है जो मरियम नवाज के केस की समाअत कर रहे हैं। उसके बाद पूरी हाई पीरियड की जाती है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने माफ़ी क्यों मांगी है, इनको ज़रा बताएं कि इनके एक आलाकार ने, इनके एक सहूलतकार ने, जो इनके हाथ में इस्तेमाल हुआ राना शमीम, उसने अदालत में 3 एफिडेविट दिए हैं। पहले एफिडेविट में कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि ये बात जो मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। फिर एक और एफिडेविट दिया, उसमें कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ
कि मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो पहले कहा था वो मैंने झूठ बोला था और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं अब जो मैं बता रहा हूं ये सच है। फिर तीसरा एफिडेविट आता है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैंने 2 बार अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो कहा वो झूठ था और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अब जो कह रहा हूं ये सच है। तो आप इन लोगों की मुनाफिकत देखें, किस तरह के लोग इन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं, किस तरह के लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। आज देखें सादा सा मामला है, इमरान खान साहब ने एक बात कर दी, बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता थी कि सब्जुडिस मामला के ऊपर कितना बोल सकते हैं आप, और फिर आपके अल्फाज की अदायगी में इशू हो जाता है कि जाहिर साहब हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लीगल एक्शन लेंगे। हाँ, डेफिनेटली मुनासिब अल्फाज जो होते हैं ना कि आपने अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, ये बात समझ में आ जाती है। फिर जाहिर सी बात है वो उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, देखा और अपनी क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने दे दी है। अच्छा, मैं चाहूंगी सिद्दीक आप मेरे साथ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शंदाना गुलजार खान साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच शंदाना साहिबा। फैसल साहब, किस तरीके से जो सारे अब जाहिर ये लीगल केस, एक तो एक बड़ी कामयाबी मिली, दहशतगर्दी की दिफात जो है वो निकली, इमरान खान के खिलाफ जो केस था तौहीन अदालत का, फिर ये तौहीन अदालत का ये केस जिसमें आज फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, इमरान खान ने माफी मांग ली। यहाँ पे कई लोग ना बड़े उछल उछल के सवालात कर रहे थे। फैसल साहब, आपने सुना होगा कि पहले क्यों नहीं मांगी, आज क्यों मांगी, पहली दफा में ही क्यों माफी नहीं मांग ली। तो ये जो एक डिबेट शुरू हो गई है ना कि माफी पहले क्यों नहीं मांगी, अब क्यों नहीं मांगी, तो ये जरा बताइएगा। जरा लीगल टीम थी और ज़ाहिरा आपने भी इसमें मुशावरत की और आपसे भी की गई, क्या सूरत हाल लेके चले, और अब एक तोशा खाना रेफरेंस है जिसमें फैसला महफूज हुआ है, तो उसमें आप क्या देखते हैं? दो बातें हैं जी। सबसे पहले है कि माफी मांगने का जो सिलसिला होता है वो किसी वक्त भी ओपन होता है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि माफी किस स्टेज पे की हो। कानून के मुताबिक अगर चार्ज फ्रेम भी हो जाए और सजा से पहले जो है किसी वक्त भी माफी जो है वो मांगी जा सकती है। तो आज और अदालतों से माफी मांगने से किसी का कद छोटा नहीं होता। आज इमरान खान साहब ने जिस तरह से एक्सप्रेस किया और जिस तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत ही काबिल सताइश है, और एक बड़े आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कोर्ट की तरफ से भी किया गया, बावक़ार अंदाज से दोनों तरफों से ये एक मामला जो है वो किया गया। मैं इसकी अप्रिसिएशन करता हूँ, इसकी सताइश करता हूँ। बाकी ये मामला जो है कोर्ट और कंटेमनर यानी अदालत और इमरान खान साहब के बीच में, इसमें किसी तीसरे शख्स का माफ़ी मांगना या ये कहना कि क्यों नहीं देगी, इसका कोई जवाज नहीं बनता है। जो लोग ये कह रहे हैं पहले जो केसेस थे उनको लेकर के ये बात कहना चाह रहे हैं कि उनका जो है वो मामला जो है उन केसेस में, ये केस और उन केसेस में जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ पे कॉन्टिन्यूस धमकियां दी गई, कहा गया जजों को जमीन तंग कर देंगे, ये कहा गया कि हम जो है वो इन फलाने डिंगों को बाहर निकालो, बाकायदा गालियां जो है वो दी गई और बाकी जो मामला किए गए उसका इस केस एक तो ये आप इसको एट द मैक्सिमम स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं। और अच्छा। मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब जैसे जय्यद वकला ने कहा कि ये कंटेम्प्ट नहीं बनती है और किसी तौर पे भी कंटेम्प्ट ऑफ केस का केस तौहीन अदालत का केस नहीं है। वो जो दोनों साहिबान हैं जो अमाइकस मुकर्रर हुए थे वो बहुत ही हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल इज्जत लोग, और उनकी बहुत ज्यादा कदर की जाती है। कंटेम्प्ट में आज ये अमलन केस खत्म हो गया है, अब अच्छा। ये फॉर्मेलिटी है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जो इन्होंने आज बयान हल्फी जमा करा देते तो आज ही काम खत्म हो जाता। यानी कि फैसल साहब यही वो कानूनी नुक्ता है जिस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि केस खत्म है, यानी कि अब आगे ये बयान हल्फी एक रस्मी कार्रवाई है, मुआफी कबूल कर ली है अदालत ने क्या इमरान खान की? देखिए, आज फर्द जुर्म ना लगाना, ये अदालत जो है आज माफी जो है उसी वक्त जब इमरान खान साहब ने कहा वो उसको डिस्कार्ड करके तो फर्द जुर्म लगा दी। आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए एक जो है वो कार्रवाई के लिए दिन मुकर्रर था। देखिए, अदालतों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देना मकसद नहीं होता। अदालतें जो है वो सिर्फ ये एहसास के लिए कहती हैं कि इदारे का वकार बुलंद। तो आज जिस तरह से वकार बुलंद किया इमरान खान साहब ने, ये भी कह के कि मैं लेडी जज के पास जाना जा रहा हूँ, जाके भी अपने एक्सपीरियंस, इससे बड़ी बात मेरे ख्याल में। और देखिए ये जो मामला है इखलाकी मामला होता है, इखलाकियात जो है वो जरूरी होती है। किसी अगर इमरान खान जैसे स्टैचर का एक आदमी जो है वो इस तरह से अच्छे ज़र्फ का मुजाहरा करता है, आला ज़र्फी का मुजाहरा करता है, और मजे की बात है मैंने उनको
पहले भी कहा था जब अमेठी सी में बेल में पेश हुए थे, मैंने कहा सर ये आपने 2014 में भी 5 मिनट में खुद ही खत्म कराया था। तो बिकॉज ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट, वो डायरेक्ट दिल से बात करते हैं, वो उससे नहीं होता। दूसरा सवाल आपका तोशा खाना केस मुताबिक, देखिए इससे पहले कोई 10 से 11 मुकदमात का फैसला किया है। एक कल मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कमीशन के जो इन्होंने नोटिस दिए हुए थे इमरान खान साहब को, पाक चौधरी साहब को, वो मैंने सस्पेंड कराया लाहौर हाई कोर्ट से। ये कोई मेरे ख्याल में 11वां 12वां फैसला है हाई कोर्ट का, जो कि इस बुनियाद के ऊपर आला अदालतों ने उस पे जो है वो सस्पेंड किया है कि भाई ये तो कानून के मुताबिक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो मेरे ख्याल में तहिया कर रखा है कि उनके लिए पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो कोई मतलब उसका कोई वक़्त नहीं है, और जो वो फैसला करते हैं वो ऊपर वाली कोर्टों से वो टर्न हो जाता है। मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ कि ये इस किस्म का एडवेंचर ना करें, और जो इनके कानून और आइन में इनके करार नहीं है उससे बढ़ के फैसला और पॉइंट। लेकिन शंदाना साहब, पहले तो जाहिर है वो लोग जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो ये सोच के बैठे हुए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, आज ही इमरान खान नाअहल होंगे, आज ही इमरान खान गिरफ्तार होंगे, एक तो वो बड़े मायूस हुए होंगे। आपको ये पता है कि इमरान खान आए, उन्होंने 5 मिनट में सारा मामला बिल्कुल ठंडा कर दिया। तो ये एक तो ये आप लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी बात हुई। आगे अब ये लीगल मामलात हैं, फैसल साहब ने गुफ्तगू की, उसको किस तरह देख रही है पीटीआई? शुक्रिया जी। देखिए आज जो हुआ या जो कितने दिनों से हो रहा है खान साहब की ज़ात के साथ, यानी उन पे केसेस किए जा रहे हैं, जिस दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ एक पैटर्न है। उनको कभी फरागोगी केस में डाल दिया, कभी ये जो झूठा, जिसे मैं झूठा तोशा खाना केस कहती हूँ, या फिर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला। एक आदमी जो 3 हफ्तों में तकरीबन 13 साढ़े 13 अरब रुपए मुल्क के लिए कमा के दे सकते हैं, उसके लिए क्या मुश्किल काम है कि वो पर्सनली अपने अकाउंट में सारे पैसे डाल देता? क्या जरूरत थी उनको कि वो जाके बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर में करता? तो ये जो उनकी एक बयानिया था कि खान साहब का कैरेक्टर इज समहाउ लेस देन स्टेलर, या उनका कैरेक्टर इन बाकियों की तरह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सारा चला गया पानी में। फिर उनके पास ये चीज़ें रह गई, इंसदाद दहशतगर्दी, तौहीन अदालत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो मुझे लग रहा है कि जो इसेंशली खौफ है, अच्छा, और वो अवाम का खौफ है जो इस वक्त तमाम लोगों में बैठा हुआ, चाहे वो इदारे हों पाकिस्तान के, चाहे वो पाकिस्तान के सियासतदान हों, चाहे वो पाकिस्तान के जितने भी एलीट्स हम कहते हैं, वो इस वक्त अवाम के जोर से डरे हुए हैं। और उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात ये कि इस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपके पास 70% आबादी 30 की उम्र से कम है। दूसरी बात, उनके हाथ में वो गुलामी की जो चेन थी, जो कड़ियां थी चली आ रही थी, वो उन्होंने खुद ही फेंक दी है। गुर्बत तो वैसे भी है ना, पर गैरत कौन आपके हाथ से ले रहा है? गुर्बत तो नहीं ठीक होनी। अगर आप डर के बैठ जाएंगे तो उससे आप मालदार थोड़ी हो जाएंगे। आप पूरे पाकिस्तान को तो नहीं खरीद सकते ना, 10 लोगों को खरीदेंगे, 50 को, 100 को। इशू इस वक्त ये है कि अवाम, खान साहब ने जिस दुखती रग पे हाथ रखा है, राइट, वो पीटीआई की दुखती रग नहीं है, वो पाकिस्तान की दुखती रग है कि कब तक ये लोग इस तरह खेला जाएगा उनके साथ लाटू की तरह, उनको उनकी किस्मतों के हिलाते रहेंगे। तो लोगों ने फैसला कर लिया कि वो खड़े हैं क्योंकि खान साहब सही रास्ते पे हैं, वो खान साहब के साथ। अच्छा शांदाना साहब, आप कह रही हैं लोग खड़े हैं, और आप लोगों ने अभी सैटरडे को एहतजाज की कॉल दी है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, बल्कि अपने तमाम पैमाना चाहती हूँ कि वजीर दाखिला राना सना ने क्या कहा सहाफियों से गुफ्तगू में। जरा पहले वो सुनिए, फिर बात करते हैं। सिद्दीक, सबसे पहले मैं आपसे जरा खबर जानना चाहूंगी, ये हुकूमत की तैयारियां हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 25 मई से ज्यादा बेहतर तैयारी होगी, बुलेट्स भी होंगी, रबड़ बुलेट्स भी होंगी, ये टेयर गैस भी होगी, और एक याद है आपको कराची में आके उन्होंने कहा था कि हम धूनी देंगे, इसमें करंट छोड़ेंगे। तो खबर क्या है आपके पास? देखिए, ये इनकी बौखलाहट है। इस वक्त इन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया है किसानों के एहतजाज का बहाना बनाकर। लेकिन अब हर आने वाला दिन इस हुकूमत के लिए मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे इस मौसम में भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद लोड शेडिंग है, डॉलर के रेट आपके सामने हैं, मऊशत की सूरत हाल आपके सामने है, गैस का बहरान आपके सामने है, गैस मजीद महंगी हो रही है, बिजली मजीद महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, कोई आवाम के लिए रिलीफ नहीं है, हर चीज़ महंगी हो रही है, सब्जियों की सूरत हाल आपके सामने है, गंदम का बहरान है, आटा पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह के ऊपर है, टैक्स कलेक्शन कम हो गई है, रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, और सरमायाकारी रुक गई है। तो बात यह है कि इस हुकूमत का फोकस हुकूमत पे नहीं है, इनका फोकस अपनी जात पर है। इन्होंने आकर क्या किया? मरीम नवाज को की सिक्योरिटी दे दो, मियां नवाज को पासपोर्ट दे दो, इसाक डार को वापस ले आओ, FIE से जमानतें कंफर्म करवा लो, नैब के रेफरेंसेस वापस भिजवा दो, ये कानून बना लो ताकि इससे ये फायदा हो जाए, ये तरमीम कर दो ताकि केसेस खत्म हो जाए।
पिछले 5 माह 12 दिन में 5 का एक कानून बता दें जो आवाम के लिए उन्होंने बनाया हो। इन्होंने दर्जनों कवानीन बनाए और अपनी जात के लिए बनाए। इनको पता है कि इनके आखिरी दिन चल रहे हैं। मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूं, आज फिर ये बता रहा हूं कि इनकी रुखसती का फैसला हो चुका है। अच्छा। बस तारीख डिसाइड होनी है कि किस तारीख को इनकी रुखसती होनी है। रुखसती इनकी तय है। ये असल में जो है वो सेफ एग्जिट मांग रहे हैं। ये अगले इलेक्शन के लिए कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं कि थोड़ा सा ये अवाम में जाने के काबिल हो। अभी तो ये क्या इनका हम शक्ल नहीं अवाम में जा सकते। कोई इनका हम शक्ल चला गया तो उसके लिए मसाइल हो जाएंगे। ये कहां जा सकते हैं अवाम में, जो इन्होंने अवाम का हशर नशर कर दिया। 72 इनके अरकान हैं इस काबीना के। मुझे एक बता दें इस सलाबजदा इलाके में हो, एक बता दें, किसी एक का बता दें कि उसको ये वजारत मिली हो और उसका अपने इलाके में इस्तकबाल हुआ हो। ये तो इनके हालात हैं। नहीं, हल्के में तो नहीं जा सकते हैं, न्यूयॉर्क और लंदन यात्रा ही हो सकती है। सिद्दीक जान बहुत शुक्रिया। जरा मैं क्विक टेक लेना फैसल चौधरी साहब से। फैसल साहब, अभी बुराना सना ने यह भी कहा कि सुबह से नफरी मांगी है, अगर वो नहीं देते 30,000 तो फिर हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है वफाक? मेरे ख्याल में वजीर दाखिला साहब जो है वो गीदड़ भभकियों पे आजकल ज्यादा आए हुए हैं और सदीक खान साहब की बात में बड़ा वजन है, बौखलाहट का शिकार है और उनको समझ नहीं आ रही कि आइन और कानून के तहत वो 30,000 नफरी जो है वो किस लिए मांग रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम पे रबड़ बुलेट्स और शेलिंग के लिए। ये दहशत गर्दी है। इंटरनेशनल लॉज के तहत रबर बुलेट्स का इस्तेमाल और शेलिंग का इस्तेमाल जो है वो दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। और जिस मुल्क का वजीर दाखिला जो है वो ये खड़ा होकर कहे तो उससे ये तो पाकिस्तान को खुदा न खासा जो है तो किसी ऐसी स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। इनका मुल्क की आवाम से कोई बज़ाहिर ताल्लुक नजर ही नहीं आता, ना इनको कोई परवाह है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई कानूनी ऑप्शन नहीं है, ये बस ऐसे ही बात की जाए। कोई कानूनी ऑप्शन नहीं है जी। ये गीदड़ भभकियां हैं। ये समझते हैं कि वो 25 मई है, पुलों के नीचे से पानी बह चुका। सही। पंजाब में हुकूमत आ गई है, केपी में भी हुकूमत है। तो यानी अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब शॉर्ट हम ये बात करेंगे कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है, ये पॉइंट है। राइट, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ आप धमकियां देना चाह रहे हैं, लोगों को डराना चाह रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। सही। शंदाना साहब, अब आप लोगों की क्या तैयारी है 25 मई वाली सूरत हाल ना हो, उससे बचने के लिए तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है इस बार एहतजाज की? शुक्रिया। देखिए, जिससे मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, जितने भी लोग हैं वो आवाम से डरे हुए हैं। और मेन रीज़न ये है, ये जिस मैंडेट पे आए थे महंगाई का, वही सारी उल्टी होगी। फ्लड्स किसी ने कैलकुलेट नहीं किए थे। और माजरत के साथ ये अच्छी बात नहीं है कहने की, लेकिन मैंने देखा जब कि नीयत ख़राब होना तो सही चीज़ भी उल्टी हो जाती है। अगर खान साहब अभी गवर्नमेंट में होते, ये जो यूक्रेन और रूस की जंग या ये जो फ्लड्स हैं या जो ग्लोबल फॉल आउट्स हैं, नेचुरली हमारी गवर्नमेंट पे आने थे, खान साहब पे आने थे। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने, और मेरा ये अब तो मेरा एक अकीदा सा बन गया है, पहले मैं समझती थी कि पीडीएम के जो लीडर्स हैं, सारे पार्टी मेंबर्स नहीं, जो पीडीएम के लीडर्स हैं वो शायद इनेप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, चोर हैं। लेकिन इस दफा मैंने देखा कि बदनीयत ही है। जब 2018 में मियां साहब की हुकूमत जा रही थी, जून की ये खबर थी ब्लूमबर्ग की कि पाकिस्तान दिवालिया होने लगा है। 7 मार्च को 2022 में लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस दायर किया, तब तक कोई दिवालिया की बात नहीं थी। और मई के बाद दोबारा पाकिस्तान दिवालिया होने की बात शुरू हो गई, जो खान साहब पे डालना चाह रहे थे। उसके बाद खान साहब ने क्या किया, आगे भी वही करेंगे। ये आप खान साहब का एक फुटप्रिंट देख लें। ही विल गो अकॉर्डिंग टू द लॉ, ही विल गो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स। थाने ईसीपी हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, फिर भी वहां केसेस लेके जाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें रिजेक्ट भी करती है, हम जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं। आर्टिकल 13 to 19 जो आपका आइन का है, 17 सॉरी, वो क्या कहती है? राइट टू पब्लिक इवेंट्स, पब्लिक प्रोटेस्ट। कल जो शाह महमूद साहब के साथ हुआ, आपने 100 बंदा खड़ा कर दिया टू द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हालांकि आपके दौर हुकूमत में इससे बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ था और आप लोगों ने पूरी परमिशन दी थी, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं खड़ी देखिए, सिवाय तहरीक लब्बैक की, जब उन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया। सही है, बिल्कुल सही है, वो भी सबके सामने है शानदाना साहिबा। राइट, वो सबके सामने है और लोग बेवकूफ़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लोग बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब पता है किसके दौरे हुकूमत में किस तरीके से लोगों को रोका जाता है और उन पर किस तरह से दहशतगर्दी की जाती है। तो एक ब्रेक लेंगे और कुछ और भी हम इशूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और मेरे पास एक ऐसी खबर है कि जब भी इस तरह की खबरें मेरे पास आती हैं तो मेरे पास हिम्मत नहीं होती,
कि मैं वो पढ़ूं और आपसे बात करूं और आपको वो खबर सुनाऊं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरी मजबूरी है कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा काम है कि मुझे इस तरह से खबर ना सिर्फ पढ़नी पड़ती है, देनी पड़ती है और इस पर बात भी करनी पड़ती है। वो बात है बच्चों के रेप के हवाले से। एक और बच्ची, एक मासूम बच्ची जो कि कोरंगी की रिहायशी थी, उसको ज्यादती के बाद बेदर्दी से गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। चाहे वो कसूर की ज़ैनब का कचरे पे पड़ा हुआ जिस्म हो या वो मासूम बच्ची जिस ज्यादती के बाद उसकी गर्दन तोड़ के स्विमिंग पूल में डुबो के उसको मार दिया गया हो। ये बच्चे, ये बच्चियां जिनके साथ रोज रेप होता है, ये खौफनाक सफाक दरिंदे जो अपनी हविस का इन बच्चों को निशाना बनाते हैं। हम मजबूर हैं, ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता, मैं तो जब आपको एक खबर देती हूँ तो मुझसे तो रात को सोया नहीं जाता। हमारे हुक्मरान कैसे चैन की नींद सोते हैं, हमारी अदालतें कैसे इन मुल्जिमान को बरी कर देती हैं। कहते हैं नाज़रीन, रियासत तो माँ जैसी होती है। क्या कोई माँ ऐसी भी होती है? अब वर्षा ये कह रहे हैं कि अगर कातिलों को फौरी गिरफ्तार ना किया गया तो हम इस बच्ची की लाश को नहीं दफनाएंगे। सोचे कैसी क़यामत बीती होगी उसके माँ बाप पे जिसकी बच्ची को कत्ल किया गया रेप के बाद इंतहाई बेदर्दी के साथ। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा हैं आलिया सारिन साहिबा। सबसे पहले तो कामरान, मुझे आप बताइएगा क्या सूरत हाल है ये बच्ची जिसका रेप हुआ, कत्ल हुआ। ये भी पता चला है कि जो जाए वक़ुआ था उसको सील नहीं किया गया, क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश ये वाकया था। कोरंगी 50C जमान टाउन थाने की हदूद है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। ये बच्ची है जिसका नाम कायनात उर्फ महनाज है। 12 साल इसकी उम्र थी। बेदर्दी से जो है इसको कत्ल किया गया और उससे पहले मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी इसको बनाया गया और मेडिकल रिपोर्ट जो इब्तदाई रिपोर्ट में है उसमें भी उसकी तस्दीक हो चुकी है। इंतहाई खतरनाक और बड़ा केस कहा जा सकता है। 376 का मुकदमा है ज्यादती का और 302 का मुकदमा कत्ल का है। फांसी देखने को होना तो ये चाहिए था कि पुलिस जो है मुतहरिक हो जाती, बहुत ज्यादा इसमें तंदेही से काम करती, लेकिन पुलिस वही नाकिस तरीकेकार पुलिस से नजर आ रहा है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, बच्ची की लाश जो है अभी भी सरखाने में मौजूद है। जब हम उनके घर गए वहाँ की सूरत हाल थी, आहें थी, सिसकियां थी, बहुत ज्यादा गम का माहौल है। पूरा जो महल्ला वहाँ पर जमा है और अहले इलाका और लवाकिन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जब वाकया हुआ तो पुलिस आई जरूर और उसके बाद पुलिस पलट कर वहाँ पर नहीं आई है। जाए वकुआ जो है उसको भी जो है महफूज नहीं किया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए गए। कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, हमारी पुलिस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी हो कातिल गिरफ्तार तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया कामरान मिन्हास, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल आलिया सारिन साहिबा। वैसे तो जाहिर है हम इस तरह की खबरें देखते नहीं, क्यों होता है ये सब कुछ, कब रुकेगा ये सारी चीजें? देखिए बात यह है कि मैं तो समझती हूँ कि आज हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे, हमारे पैर के नीचे अगर चींटी आ जाए तो अफसोस होता है कि है ये क्यों मर गई। सही बात। गाड़ी के नीचे बिल्ली आ जाए तो दुख होता है ये क्यों मर गई। हमारी जात से किसी को तकलीफ होती है तो हम परेशान होते हैं ये क्यों हो गया। ये किस किस्म के लोग हैं, इन पर मैं तबसरा क्या करूं। मेरा दिल तो मतलब उस तरफ पहुंच ही नहीं पाता, उस हद तक मैं सोच भी नहीं पाती कि किस किस्म के दरिंदे। हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ जब हम इन केसेस को पकड़ते हैं, इनको देखते हैं तो इनमें बेशतर जो है वो नशावर होते हैं। पुलिस का किरदार क्या है, तो मैं ये बात समझती हूँ केसेस ऐसे जिसमें पुलिस उन सारे शवाहिद को इसलिए मिटा दिया करती है ताकि उसके बाद केस तरीके से चल ना सके। हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ कि जहाँ पर ये वाकया होता है जो इनके माँ उनके कलेजे तो छलनी हो जाते हैं, लेकिन वो लोगों के सवाल दे के उनको समझ नहीं आता कि वो अपने ज़मीर को, अपनी बेटी की कब्र को, माशरे के लोगों को जवाब दें। मैं कहीं देखूं, मैं ड्रामा देखूं, मैं कोई बहस देखूं, मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज देखूं, ऐसा लगता है कि दुनिया में या तो कोई मर्द है और या कोई औरत है और बीच में उसका कोई नफ्स है। मुझे इंसानियत, अशरफुल मखलूकात ऐसी तो कोई बात नजर ही नहीं आती। 24 घंटे एक ही बात हैमर की जा रही होती है, ये मर्द है, ये औरत है और ये इस किस्म के कोई भी सिलसिले हो सकते हैं। अरे हमारी जिंदगी का कोई और मकसद भी हो सकता है क्या हम पाकिस्तानियों की जिंदगी कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, गैस और इन चीजों के अलावा क्या कोई और मकसद भी हो सकता है जिसके हुसूल के लिए हम अपने नफ्स से बढ़कर कोई काम कर सके? आलिया साहबा आप इनको इंसान समझती हैं, मैं तो इनको इंसान नहीं समझती, ये इंसान नहीं होते। मैं इनके लेवल पे अल्लाह ना करे कि मुझे जिंदगी में कभी समझ
कि ये कौन लोग हैं। अल्लाह ना करे, क्योंकि उस अजियत के बाद शायद मैं अगली सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मैं इन हरकत अभी समझ भी लिया। मुझे तो समझ ये नहीं आता कि मैं तो एक कमजोर सी इंसान हूँ, जितने मेरे इख्तियारात है मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो हैरान हूँ, लोग हमारे हुक्मरान है, चाहे वो हमारा पुलिस का तबका है, चाहे कोई भी ताकतवर। मैं खुद को कमजोर करके उन ताकतवर लोगों के बारे में सोचती हूँ कि मुझे इतनी तकलीफ है, उन्हें तकलीफ पता नहीं क्यों नहीं होती। हमारे हुक्मरान सियासी मामला से निकले तो शायद यह वाकयात असर भी करें। हमारी तो जुबान थक जाती है लेकिन उनको कोई असर नहीं होता। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में इसके इस हिस्से में बात करेंगे पाक इंग्लैंड सीरीज की, जिसका आज दूसरा मैच है जो कि खेला जाएगा। ज़ाहिर पहला मैच पाकिस्तानी टीम नहीं जीत सकी थी, तो आज क्या स्ट्रेटजी होगी और आज शायकीन क्रिकेट उनको कितनी उम्मीद है अपनी टीम से, तो ज़रा पहले इस पर बात कर लेते हैं। शाहरुख शाह हमारे नुमाइंदे में नेशनल स्टेडियम से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले ज़रा उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। शाहरुख, मुझे बताइएगा, आप स्टेडियम के बाहर हैं, कैसा यहाँ पर लोगों का जोश खरोश है, क्या उम्मीदें हैं आज के मैच से शायकीन को? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची नेशनल स्टेडियम में और अब से कुछ देर के बाद जो है वो दूसरे जो है वो T20 मैच का आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। इंग्लैंड को जो है वो 1-0 की बरतरी जो है वो हासिल है। शायकीन क्रिकेट की तादाद जो है वो स्टेडियम आना शुरू हो गई है। 7 बजे जो है वो टॉस होगा, 7:30 बजे मैच का आगाज़ होगा। इससे कबल जो है वो तमाम गेट्स जो है वो स्टेडियम के शायकीन क्रिकेट के लिए ओपन कर दिए गए हैं। शटल जो है वो साथ स्टेडियम लाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि कितने पुरजोश हैं मैच के हवाले से, क्या कहेंगे, कितने पुरजोश हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद क्रिकेट पाकिस्तानी, मेरा ताल्लुक सिंध पाकिस्तान से। सबसे पहले हम इंग्लैंड को वेलकम करते हैं 17 साल के बाद। जो परसों जो मैच हुआ तो हार जीत क्रिकेट हिस्सा होता है, तो इंग्लैंड ने अच्छा खेला, उसकी बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग अच्छी थी। जो पाकिस्तान की तरफ ना बैटिंग अच्छी थी ना बॉलिंग अच्छी थी। इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि आज पाकिस्तान मैच जीतेगा। क्या कहेंगे, थोड़ा जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, सपोर्ट करने के लिए आए पाकिस्तान, जोश नजर नहीं आ रहा आप लोग का? जी पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान का तारा पाकिस्तान, जरा जोर से बोलो पाकिस्तान, जरा मिलके बोलो पाकिस्तान। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और इंग्लैंड को जो है वो शायकीन क्रिकेट वेलकम कर रहे हैं और आज पाकिस्तान की जीत के लिए भी जो है वो पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा शाहरुख, पहले ही जो मैच हुआ जिसपे हमारे शायकीन ज़ाहिर बड़े वेल अवेयर होते हैं, उनको पता है ना बैटिंग अच्छी हुई ना फील्डिंग अच्छी हुई, तो आज उनको है उम्मीद कि हमारी आज की जो तैयारी है टीम की और आज की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले मैच से बेहतर होगी। जी बिल्कुल, देखें पहला जो T20 मैच हुआ था उस पे पाकिस्तान की जो है वो फील्डिंग और बैटिंग जो है वो काफ़ी जो है वो नज़र नहीं आ सकी और पाकिस्तान ने जो है वो आज इसके ऊपर जो है वो फोकस भी किया है और बताया गया है कि इंडोर जो है वो होटल में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो प्रैक्टिस सेशन भी हुआ, मगर जो है वो स्टेडियम में आके प्रैक्टिस सेशन का जो है वो उस तरीके से प्रैक्टिस सेशन नहीं किया गया। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो कप्तान है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो अंदर जो है वो होटल के अंदर टीम की मीटिंग हुई है उसमें जो है वो ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि जो टीम्स हैं उनको अपने हिसाब से अपना बेस्ट देना है और जो ओपनिंग स्टार्ट है वो बेहतर होता है, जबकि मिडिल ऑर्डर जो है ना बिल्कुल अपनी जो है वो सलाहियत खो देता है, जिसकी वजह से एक के बाद एक विकेट गिर जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की विकेट गिरने की जो है वो लाइन लग जाती है। ये तसलसल से ये चलता हुआ आ रहा है। एशिया कप में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ और अब भी जो है वो पहले T20 में भी ऐसी देखने को मिला, मगर कप्तान और तमाम मीटिंग और मैनेजमेंट का जो है वो ये एक देखते हैं कि आज क्या होता है। लास्ट टाइम कप्तान ने तो बड़ा किया, लेकिन अब रिजवान और बाबर पे कब तक इंतजार करेंगे। मिडिल ऑर्डर पे काम नहीं हो रहा है, फील्डिंग पे उस तरह काम नहीं हो रहा। आज देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी होती है। शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया, मैं नेशनल स्टेडियम से बता रहे थे सारी सूरत हाल। जरा क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ सोहेब अलवी साहब, उनको भी हम वेलकम कहेंगे, उनसे तजिया लेंगे, बड़ा अच्छा तजिया देते भी हैं, लिखते भी हैं। सोहेब साहब, क्या लगता है, पहले तो हमने ये बात की थी ना, आपको याद होगा कि सीरीज शुरू होने से पहले कि जी ये बी टीम है, अगर ये बी टीम है और हमारी टीम की ये परफॉर्मेंस है तो फिर हम क्या कहें। मतलब तो इल्ला माशाल्लाह हो गया ना कि आप अपनी ही पिचेस पर अपनी ही कंडीशंस पर नहीं खेल पा रहे और दूसरी टीम आके बेहतरीन जो है वो स्कोर भी कर रही है और जीत भी रही है। सबसे परेशानी वाली बात यही है
कि आप अपनी होम पिचेस पे खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिच ऐसी थी, मैं रेडियो कमेंट्री भी कर रहा था उसका FM पे, प्रॉब्लम ये है कि आपकी तो गेंद बाउंस ही नहीं हो रही थी इस पिच के ऊपर। तो आपके जो बल्लेबाज हैं वो तो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के एक्सपर्ट्स हैं, अगर गेंद ही नहीं उठ रही है तो आपके बल्लेबाज जो है उनको चौके छक्के का मसला हो रहा था। आपने जो शुरू में 10 ओवर में कोई 82-85 रन बनाए, वो भी इस वजह से बनाए कि बॉल नहीं थी, कुछ हद तक बाउंस हो रही थी, लेकिन आखिरी 10 ओवर में आपने 71 रन बनाया, आखिरी 30 गेंदों में आपने 38 रन बनाए। उसकी वजह यही थी कि आपके जो बल्लेबाज हैं उनको बाकी स्ट्रोक्स का अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान के बाद मोहम्मद यूसुफ का आपने बैटिंग कोच रखा हुआ है, सकलैन मुश्ताक कोच हैं, आपके पास पावर हिटर्स के कोच हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स इतनी लिमिटेड हो गई है कि ये इंग्लैंड की 20 साइड थी, लेकिन इतनी अकल तो है ना, हमेशा प्लानिंग करके आते हैं कि वो ऑफ स्टंप के ऊपर कराए जा रहे थे आपको और आप लपेटा मारे जा रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जब तक रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बेहतर नहीं होगी, हम जब तक पॉइंट और कवर के ऊपर छक्का मारना नहीं सीखेंगे, हम इसी तरह कोलैप्स हो जाएंगे एंड में। नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्या होती है फिर? हम काम नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर दो तीन खिलाड़ियों पर इन्हिसार करके बैठ जाते हैं, बस ये परफॉर्म कर लेंगे, बाकी खिलाड़ी क्या परफॉर्म करेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उस पर काम क्यों नहीं करते हम? देखिए, ये सवाल का जवाब जो है या तो सकलैन दे या मोहम्मद यूसुफ दे कि हम पॉइंट के ऊपर चक्का क्यों नहीं मार सक रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कवर पे क्यों नहीं मार सक रहे हैं। आप रिजवान की देखिए, उनकी स्ट्राइक रेट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप 92 है और आगे जाके 140% जब आप लेग साइड पे जाते हैं। तो ये इंग्लैंड जो बॉलर्स हैं, इन्होंने सारी गेंदें रिजवान को ऐसी कराई कि उसको, बल्कि आखिरी 10 गेंदों में तो उससे चौका भी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, जब पिच जो है उसकी बाउंस राशि लो हो चुकी थी, ये स्लोअर बॉल्स फेंक रहे थे, उसको दम लगाना पड़ रहा था। तो द थिंग इज कि आपको बहुत जरूरी है कि अपने बल्लेबाज ऐसे करें, या तो आप लेफ्ट हैंडर ऑल्टरनेट भेजें, आपने खुशदिल भेजें, फिर एक राइट हैंडर आता है, फिर आप नवाज को भेजें। दूसरा, आप जो मिडिल ऑर्डर की कर रहे हैं, आप ये देखिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को खुशदिल को लिया हुआ है, उसको आप 70वें ओवर पे भेजते हैं, उससे पहले आप नवाज को भेज देते हैं। भाई या तो कोई राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो, इस वजह से आपने भेजा, दोनों लेफ्ट हैंडर। और फिर फील्डर्स की बात भी करें ना सुहेब साहब, जिस तरह कैचेस छोड़े गए लास्ट मैच में, वो भी आपके सामने, ऐसा लग रहा था बच्चे मैच खेल रहे हैं। जी, ये अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक याद है सेमीफाइनल जो वर्ल्ड कप का हारा था, बड़ा क्रूशियल कैच छोड़ा था। खैर कैचेस देखिए, लेट मी बी ऑनेस्ट, हर टीम से छूटते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हमारी कैचिंग प्रैक्टिस में अनफॉर्चुनेटली जो सिंपल कैचेस हैं वो तो होते हैं, पर जरा मुश्किल कैचेस में हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमारी फील्डिंग में डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, बहुत बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि आपके अगर जैसे आप गेल्स को ड्रॉप कर दिया, जबकि शान मसूद इज वन ऑफ बेस्ट फील्डर्स और सबसे मेहनती लगता है, लेकिन अगर उसको ड्रॉप कर दिया तो वो 40 रन और बना दिया और वहीं से आपका आई थिंक मैच पलटा भी था। सो द थिंग इज बहुत जरूरी है, हम रनआउट्स भी मिस कर देते हैं। अगर देखिए, जब शादाब होता है फील्ड में तो आपको फिर भी फुर्तली नजर आती है, लेकिन अगर आपको याद हो कि इंडिया के वाले मैच में फखर जमान ने एक कैच छोड़ा, एक चौका छोड़ा और जी वो कैच नहीं ड्रॉप करता। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा है अपने फर्स्ट मैच से कि अगर आप इंग्लैंड की 20 साइड से हार रहे हैं अपनी होम पिचेस के ऊपर, तो फिर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सेंडिंग योर मिडिल ऑर्डर अप। मैं फिर ये कहूंगा, खुशदिल को आप 70वें ओवर में भेज रहे हैं, इसका कुछ तुक समझ में नहीं आता। और ये सोचें, ये भी तो सोचने वाली बात है कि आगे ये टीम, इसने वर्ल्ड कप खेलना है, ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप तो आज अपनी फेवरेबल कंडीशंस में खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। जब आप दूसरे मुल्क में जाके खेलते हैं, वहां के पिचेस का आपको आइडिया नहीं होता, वो टीम जो कि असल टीम है, अभी तो बटलर नहीं है, हाँ क्या करेंगे फिर? बहुत सही कंसर्न है आपका, ये काफी एक्सपर्ट भी हमारे सोच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं, अच्छा वहाँ बाउंस बहुत होती है, ठीक है, इवन 20th ओवर यू विल बी गेटिंग अ बाउंस। बाउंस का मतलब वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बाउंस करेंगे तो आपका 6 का जो ऑप्शन है वो थर्ड मैन पॉइंट कवर पे रहता है, क्योंकि आप बाहर वाली बॉल को ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग ऑन की तरफ हुक कर देंगे, अदरवाइज आप कॉट हो जाएंगे, बिकॉज बाउंड्रीज बहुत बड़ी होती है, मिड विकेट पे कैच आउट हो जाएंगे। तो इनको बहुत जरूरी है कि ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शॉर्ट बॉल के ऊपर 6 मारना सीखे। चलें, एक मासूम सवाल कर लूं आखिर में, मुझे क्लोजिंग करनी है। एक मासूम सा सवाल, क्या टॉस कोई अहमियत रखता है आज? टॉस कोई अहमियत रखता है आज? टॉस देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। टॉस के ऊपर काफी मैचेस डिसाइड हो रहे हैं T20 में, लेकिन देखिए लास्ट टाइम पाकिस्तान वन द टॉस, व्हाट हैपेंड? सो द थिंग इज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉस, द थिंग इज कि आपने
जब टारगेट शुरू में सेट करना है तो 180 से नीचे ना करें इन पिचेस के ऊपर भी। ये इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, ये T20 ब्लास्ट खेलती है, 100 खेलती भी है, ये दे नो हाउ टू प्ले इन एवरी कंडीशन। राइट, बहुत शुक्रिया आपका सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोहेब अलवी साहब हमारे साथ थे। तो वो उन्होंने की वो बड़ी वैलिड है कि ये देखते हुए खेलिए कि आगे वर्ल्ड कप है, आगे आपको उसकी तैयारी करनी है। ये सीरीज जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। और देखते हैं आज का मैच कैसा होता है। लुकिंग फॉरवर्ड कि आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।